नमस्कार, मैं हरिदत्त सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग तृतीय कर्नाटक युद्ध अर्थात तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध या प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध तथा द्वितीय कर्नाटक युद्ध या द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की चर्चा कर चुके हैं। जब मैं आपको द्वितीय कर्नाटक युद्ध की चर्चा कर रहा था तो मैंने उस समय आपको बताया था कि किस प्रकार से क्लाइव ने एक बेहतर रणनीति के माध्यम से कर्नाटक की गद्दी पर अपने सहयोगी अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली को गद्दी पर आसीन करवाया था। और इस प्रकार से कर्नाटक में अंग्रेजों के सहयोगी मोहम्मद अली गद्दी पर आसीन था, तो वहीं हैदराबाद में फ्रांसीसियों के सहयोगी मुजफ्फर जंग गद्दी पर आसीन थे। और इस प्रकार से इस समय तक फ्रांसीसी अंग्रेजों से बेहतर स्थिति में थे, क्योंकि हैदराबाद कर्नाटक की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। लेकिन मैं आपको तृतीय कर्नाटक युद्ध को पढ़ाने के पहले एक फ्रांसीसी अधिकारी जिसका नाम बुस्सी है उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि तृतीय कर्नाटक युद्ध में बुस्सी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इस प्रकार यही कारण है कि इसके बारे में थोड़ा जानना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध के अंतिम चरण से। मैंने आपको बताया था कि हैदराबाद में नासिर जंग गद्दी पर आसीन था। नासिर जंग गद्दी पर आसीन था और नासिर जंग ने एक बार फ्रांसीसी चांदा साहब और मुजफ्फर जंग की सेना को पराजित कर दिया था। लेकिन इसी बीच डुप्ले ने एक सेना लेकर के मसूलीपट्टनम और जिंजी के किले को जीत लिया और अपनी एक सेना को लेकर के नासिर जंग के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन दुर्भाग्यवश डुप्ले और नासिर जंग के बीच यह युद्ध नहीं हुआ और इसी बीच में नासिर जंग की हत्या कर दी जाती है। डुप्ले ने बहुत ही चालाकी के साथ जो इसका विरोधी था, जो कि हैदराबाद की गद्दी का वारिसदार था, जिसको हम मुजफ्फर जंग के नाम से जानते थे, मुजफ्फर जंग को इसने गद्दी पर आसीन करवा दिया। और इस प्रकार से मुजफ्फर जंग की सहायता के लिए डुप्ले ने अपने एक फ्रांसीसी अधिकारी जिसका नाम बुस्सी को हैदराबाद में आसीन करवा दिया। लेकिन इसी बीच मुजफ्फर जंग की भी हत्या हो जाती है और बुस्सी ने बहुत ही सूझबूझ का परिचय देते हुए उसने हैदराबाद की गद्दी पर अपने सहयोगी सलावत जंग को गद्दी पर आसीन करवा दिया। यह सलावत जंग कायर और डरपोक दोनों था और बुस्सी की मदद से वह हैदराबाद में शासन कर रहा था। अब जरा बुस्सी की महत्वपूर्ण भूमिका को हम लोग देखते हैं। मैंने आपको बताया कि हैदराबाद में इस समय सलावत जंग गद्दी पर आसीन है। सलावत जंग गद्दी पर आसीन है और बुस्सी उसकी मदद कर रहा था। बुस्सी कितना महत्वपूर्ण था, आने वाली घटनाओं से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जिस समय सलावत जंग गद्दी पर आसीन था, उस समय वह हैदराबाद से लेकर के औरंगाबाद तक सलावत जंग को गया था, ताकि सलावत जंग को ऊपर कोई आक्रमण न करने पाए। इसी बीच 1752 ईस्वी में मराठों ने सलावत जंग के ऊपर आक्रमण कर दिया और इस समय मराठों का पेशवा बालाजी बाजीराव था। यह बालाजी बाजीराव एक महत्वपूर्ण सरदार था।
लेकिन बुस्सी ने इस बालाजी बाजीराव को 1752 में 1 माह में ही पराजित कर दिया। एक बार पुनः बुस्सी ने सलावत जंग को हैदराबाद पर होने वाले आक्रमण से बचाया और इसी समय हैदराबाद का एक उत्तराधिकारी जिसका नाम गाजिउद्दीन था, गाजिउद्दीन ने मुगलों के दरबार से एक सेना को लेकर के हैदराबाद पर आक्रमण करने की योजना बनाई। पुनः बुस्सी ने सलावत जंग को सुरक्षा प्रदान की, लेकिन दुर्भाग्यवश यह भी युद्ध नहीं हुआ और रास्ते में ही गाजिउद्दीन की हत्या कर दी गई। इस प्रकार से कितना महत्वपूर्ण सलावत जंग के सहयोगी बुस्सी की भूमिका थी, यह बात स्पष्ट हो गई। जब तक बुस्सी हैदराबाद में था तब तक सलावत जंग को के ऊपर कोई खतरा नहीं था। यही कारण है कि बुस्सी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब पूरे हैदराबाद की प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। अब बुस्सी को हम लोग यहीं पर रोक लेते हैं और तृतीय कर्नाटक युद्ध के पृष्ठभूमि की चर्चा करते हैं। आगे चल करके हमको बुस्सी की आवश्यकता महसूस होगी। जब तृतीय कर्नाटक युद्ध की चर्चा मैं करने चल रहा हूं तो मैं आपको यहां स्पष्ट कर दूं कि तृतीय कर्नाटक युद्ध यूरोप में होने वाले युद्ध का महद विस्तार था और हम लोग जानते हैं कि 1756 ईस्वी में जब सप्तवर्षीय का युद्ध प्रारंभ हुआ तो अंग्रेज और फ्रांसीसी पुनः भारत में आपस में संघर्षरत हो गए। और इस सप्तवर्षीय के युद्ध के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि एक तरफ तो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी, दूसरा है हैदराबाद, तीसरे हैं अंग्रेज। जब सप्तवर्षीय का युद्ध प्रारंभ हुआ तो दोनों शक्तियां भारत में पुनः आपस में लड़ गई, लेकिन 56 में इसका कोई विशेष प्रभाव हमको दिखाई नहीं देता। 57 में छिटफुट घटनाएं अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रारंभ हो गई थी, लेकिन इसका विस्तार या बृहद रूप हमको तब देखने को मिलता है जब फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लाली भारत में सैन्य और असैन्य दोनों क्षेत्रों का प्रधान बनाया गया और यहां पर आने के बाद उसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की नीति बनाई थी। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि काउंट डी लाली के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो भारत में फ्रांसीसियों का नौसेना प्रधान था जिसका नाम था काउंट डी एचे, वह इसके अधीन नहीं था। इसका मतलब यह है कि काउंट डी लाली के दिए गए निर्देशों का काउंट डी एचे पालन करने के लिए बाध्य नहीं था और यही काउंट डी लाली की सबसे प्रमुख समस्या थी। जब काउंट डी लाली भारत आया तो इसका प्रमुखतः 2 उद्देश्य था। एक उद्देश्य इसका यह था कि भारत से अंग्रेजों को कैसे बाहर किया जाए, और दूसरा इसका उद्देश्य यह था कि भारत में जो फ्रांस की शासन व्यवस्था थी उसको सुचारू ढंग से संचालित करना था। और इस प्रकार से देखते हैं कि इन्हीं दोनों उद्देश्यों को लेकर के वह आगे बढ़ता है और यह चाहता था कि जो कि त्रिचनापल्ली का जो किला था वह अंग्रेजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस त्रिचनापल्ली के किले पर आक्रमण किया जाए, मद्रास पर आक्रमण किया जाए, सेंट डेविड पर आक्रमण किया जाए और इसी योजना के अंतर्गत वो आगे बढ़ने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों का उद्देश्य ये था कि जो हैदराबाद में
बुस्सी बैठा हुआ है जो कि फ्रांसीसियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से इस बुस्सी को हैदराबाद से बाहर लाया जाए। इन्हीं दोनों उद्देश्यों को लेकर के इन दोनों के बीच एक रणनीति तय होती है। सबसे पहले काउंट डी लाली ने अंग्रेजों के एक किला जिसका नाम सेंट डेविड था, इसके ऊपर इसने आक्रमण कर दिया और आक्रमण के परिणाम स्वरूप इसको जीतने में सफल रहा। और दूसरी योजना के अंतर्गत वह मद्रास पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने मद्रास के पर आक्रमण करने की योजना बनाई, वैसे ही पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर ने काउंट डी लाली से अनुरोध किया कि हमारे पास पैसे का बहुत अधिक कमी है, इसलिए मद्रास पर आक्रमण करने का मतलब है कि फ्रांसीसियों की पराजय। और काउंट डी एचे जो कि उस समय नौसेना प्रधान था फ्रांसीसियों का, वह भी काउंट डी लाली के मद्रास के आक्रमण से सहमत नहीं था। यही कारण है कि काउंट डी लाली एक योजना के माध्यम से उसने तंजौर पर आक्रमण करके और यहाँ से पैसा या यहाँ से लूट के धन को मद्रास पर आक्रमण के समय खर्च करना चाह रहा था। इसी योजना के तहत काउंट डी लाली ने तंजौर पर आक्रमण किया। जैसे ही फ्रांसीसियों का तंजौर पर आक्रमण हुआ, वैसे ही अंग्रेजों की एक सेना उनकी मदद करने के लिए तंजौर की तरफ आगे बढ़ी। और हम देखते हैं कि इस तंजौर को लेकर के काउंट डी एचे और अंग्रेजी नौसेनापति पोकोक के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में काउंट डी एचे युद्ध हार गए और अपनी सेना को लेकर के वह मॉरिशस चला गया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि काउंट डी लाली को तंजौर पर से अपनी घेरेबंदी को हटाना पड़ा। चूंकि काउंट डी एचे मॉरिशस चला गया था और फ्रांसीसियों की पैसे की सख्त कमी थी, वहीं अंग्रेजों की स्थिति बहुत बेहतर थी। न केवल मद्रास इसमें महत्वपूर्ण शक्तिशाली धीरे धीरे हो रहा था, बल्कि कलकत्ता की तरफ से भी इनको सहायता मिल रही थी। यही कारण है फ्रांसीसियों की शक्ति को संगठित करने के लिए फिर से एक बार काउंट डी लाली ने एक योजना बनाई और उसने बुस्सी को हैदराबाद से पांडिचेरी बुलाया। लेकिन बुस्सी उनके इस बात से सहमत नहीं था, क्योंकि उसका यह मानना था कि यदि मैं हैदराबाद से हटा तो मेरे हैदराबाद के हटने के बाद अंग्रेजों का हैदराबाद पर अधिकार हो जाएगा और कर्नाटक पर पहले से ही वो स्थापित है। इस प्रकार से फ्रांसीसियों की शक्तियों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन चूंकि बुस्सी एक सेनापति था, तो परवेज मुशर्रफ की तरह यह भी हमेशा सैनिक की भाषा बोलता था। और बुस्सी का मानना यह था कि हम लोग राजनीति, कूटनीति और शांति के माध्यम से भी दक्षिण में अपनी सत्ता को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन काउंट डी लाली उनकी बात से सहमत नहीं था और उसने बुस्सी को आदेश दिया कि आप अपनी सेना के साथ तुरंत पांडिचेरी आइए, चूंकि मद्रास पर हमको आक्रमण करना है। चूंकि यह सैन्य और असैन्य दोनों क्षेत्रों का काउंट डी लाली प्रधान था, इसलिए बुस्सी को विरोध करने के बावजूद भी उसे काउंट डी लाली का मदद करने के लिए आना पड़ा। और इस प्रकार से देखते हैं कि जैसे ही बुस्सी यहाँ से हैदराबाद से हटता है, उसने क्लाइव को एक बड़ा मौका दे दिया। क्लाइव ने अपनी एक सेना को लेकर के हैदराबाद के ऊपर आक्रमण कर दिया। जैसा कि पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि सलावत जंग एक कायर और डरपोक शासक था। उसने तुरंत क्लाइव के साथ समझौता किया। मसूलीपट्टनम और उसके आसपास के 80 किलोमीटर की रेंज और 20 किलोमीटर के चौड़ा क्षेत्र को दे दिया। और इस प्रकार से अंग्रेज न केवल कर्नाटक में बल्कि हैदराबाद में भी आसीन हो गए। और इस प्रकार से बुस्सी को वापस बुलाने के बाद हम देखते हैं कि काउंट डी लाली 1758 ईस्वी में उसने मद्रास के ऊपर आक्रमण किया।
1758 में मद्रास पर आक्रमण किया और मद्रास पर आक्रमण करने के परिणाम स्वरूप जब अपने सेना को लेकर के मद्रास की तरफ आगे बढ़ा तो अंग्रेजों की सेना आ गई, उसको घेरेबंदी हटानी पड़ी। लेकिन इसी बीच में जो काउंट डी एचे मॉरिशस गया होता है, मॉरिशस से पुनः काउंट डी लाली की मदद करने के लिए आता है। लेकिन फिर पोकोक ने जो कि अंग्रेजों का नौसेना प्रधान था, उसने एचे को पराजित कर दिया और एचे पराजित होकर के वापस मॉरिशस फिर चला गया। और इस प्रकार से देखते हैं कि काउंट डी लाली ने अपनी सेना को लेकर के आगे बढ़ता है और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 22 जनवरी 1760 को प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध हुआ। और इस वांडीवास के युद्ध में जहां फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लाली कर रहे थे, वहीं पर अंग्रेजों की तरफ से जो युद्ध का नेतृत्व है वो सर आयर कूट कर रहे थे। सर आयर कूट ने काउंट डी लाली की सेना को वांडीवास के युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया। फिर से एक बार काउंट डी लाली अपनी सेना को संगठित करके आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर उसको असफलता मिली और इसे गिरफ्तार करके लंदन भेज दिया गया, जहां फ्रांस को इसको सौंप दिया गया और फ्रांस में इस पर महाभियोग चलाया गया। इसके ऊपर मुकदमा चला और इस मुकदमे के अंतर्गत काउंट डी लाली को फांसी दे दी गई। और इस प्रकार से देखते हैं कि इन दोनों के बीच में जो युद्ध होता है वो 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हो जाता है। और इस पेरिस की संधि के बाद भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति संकुचित हो गई तथा आगे अंग्रेजों का साम्राज्य की आधारशिला मजबूत हुई। और इसी पर टिप्पणी करते हुए मिल्सन ने कहा था कि भारत में मार्टिन, ड्यूमा और डुप्ले ने फ्रांसीसी साम्राज्य की जिस विशाल भवन को खड़ा किया था, वांडीवास के युद्ध ने उसे धराशायी कर दिया। और इस प्रकार से फ्रांसीसी अब भारत में नाम मात्र के व्यापारी रह गए और अंग्रेजों के साम्राज्य की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि तीनों कर्नाटक युद्ध अब समाप्त हो गया और अंग्रेज अब धीरे धीरे अपनी औपनिवेशिक शक्ति को भारत में स्थापित करने की योजना बनाने लगे। और मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तीनों कर्नाटक युद्ध के पढ़ने के बाद जितने सवाल हैं उन सवालों को आप सॉल्व करिए। यदि कोई ऐसा सवाल जो आपको परेशान करता है, हमारे कमेंट बॉक्स में उसको भेजिए और मैं इस सवालों का उत्तर आपको दूंगा। एक और सूचना मैं आपको दे दूं कि कुछ लोगों के सुझाव पर मैं प्रत्येक दिन आपको 10 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को दूंगा और उस वीडियो को आप लोग देखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।